नमस्कार प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है हमारे चैनल एनवी क्लासेस पर। आइए देखते हैं आज 7th क्लास के हिस्ट्री के क्वेश्चंस हरियाणा बोर्ड के बच्चों के लिए हैं। ये हर्षवर्धन और तत्कालीन समाज, इसके सभी क्वेश्चंस हमने आसान से आसान भाषा में लिखे हैं। आपको किसी भी हेल्प बुक में भी नहीं इतने आसान मिलेंगे और हम साथ साथ आपको समझाते भी रहेंगे। पहला क्वेश्चन है, हर्षचरित क्या है और इसे किसने लिखा? हर्षचरित बाणभट्ट की रचना है। इसे हर्षवर्धन के जीवन के बारे में लिखा गया है। इसके अंदर हर्षवर्धन के जीवन की जानकारी है। दूसरा है, हर्षवर्धन के शासनकाल के बारे में जानकारी देने वाले दो स्रोत। मतलब अगर हमें हर्षवर्धन के जीवन के बारे में जानना होगा, उसके शासनकाल के बारे में, तो हम किन्हें पढ़ें? एक तो हम पढ़ना चाहिए हमें बाणभट्ट की रचनाएं नंबर 1 पे। नंबर 2 है ह्यून-सांग के वृत्तांत। ह्यून-सांग एक चीनी यात्री था। फिर तीसरा है, गौड़ राज्य का अधिकरण करने के लिए हर्षवर्धन की क्या मंशा थी? मतलब एक बेटा उस समय में हर्षवर्धन के टाइम में गौड़ राज्य था, जहाँ का शासक था शशांक। वो हर्षवर्धन का घोर शत्रु था। मतलब वो किसी भी हालत में हर्षवर्धन को सहन नहीं कर पाता था। वो ना सिर्फ हर्षवर्धन का बल्कि पूरे बौद्ध धर्म का भी विरोधी था। इवन कि उसने बोध गया में एक पवित्र वृक्ष था जो वो भी कटवा दिया था। तो उसे रोकना बेहद आवश्यक था। इसीलिए उसे रोकने के लिए, शशांक को रोकने के लिए, ताकि वो और कुछ गलत ना करे, इसीलिए हर्षवर्धन ने का गौड़ राज्य पर अधिकार करना आवश्यक था। चौथा है, राज्याभिषेक के बाद राजा हर्षवर्धन ने सबसे पहले क्या कार्य किया और इस कार्य में उसकी सहायता किसने की? हर्षवर्धन ने, राज्याभिषेक का अर्थ होता है जब किसी को सिंहासन पर बैठाया जाता है, उसका तिलक किया जाता है कि आज से ये नया राजा होगा, उसे बोलते हैं राज्याभिषेक। तो हर्षवर्धन ने राज्याभिषेक के बाद सबसे पहले अपनी बहन राज्यश्री को खोजा, जो वनों में सती होने जा रही थी। राज्यश्री को खोजने में हर्ष की मदद एक सन्यासी दिवाकर मित्र ने की। उसके बाद है, हर्षवर्धन एक विशाल साम्राज्य बनाने में सफल रहा, वर्णन कीजिए। यस, हर्षवर्धन का जो साम्राज्य था वो बेहद विशाल था और वो एक महान साम्राज्य निर्माता भी था। उसने निम्नलिखित विजय प्राप्त की। पहली है गौड़ की विजय। हर्षवर्धन ने भास्कर वर्मन के साथ मिलकर गौड़ राज्य के शासक शशांक को हराया। हमने ऊपर प्रश्न नंबर 3 में भी पढ़ा था। फिर उसने 5 प्रदेशों को विजित किया। पहले 6 वर्ष जो उसके राज्य के राज्याभिषेक के बाद जो पहले 6 वर्ष थे, उसने पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर विजय प्राप्त की। 530 में उसने वल्लभी के शासक ध्रुवसेन द्वितीय को हराया। फिर कामरूप के शासक भास्कर वर्मन ने भी उसकी अधीनता स्वीकार कर ली, लेकिन उसे बाद में उसने राज्य लौटा दिया। नेपाल के शासक अंशुवर्मन ने भी निर्विरोध उसकी अधीनता को स्वीकार कर लिया। यानी कि वो भी बिल्कुल तैयार हो गया कि मैं आपको अपने से बड़ा शासक मानूंगा। उसके बाद नेक्स्ट है, हर्षवर्धन साम्राज्य में आय और व्यय के क्या स्रोत थे? आय का मतलब होता है बेटे आमदनी, यानी कि कमाई के स्रोत क्या थे? सबसे पहला था भू राजस्व, यानी कि जो भूमि से लगान प्राप्त होता है उसे भू राजस्व कहा जाता है और उस समय में इसे कहा जाता था भाग। दूसरा था बलि। नंबर 1 पे क्या है? भू राजस्व। दूसरे पे क्या है? बलि। बलि क्या है? जब जनता अपनी मर्जी से शासक को उपहार देती है तो उसे बलि कहा जाता है। तीसरा है चुंगी कर। चुंगी कर क्या होता है? जब एक राज्य से दूसरे राज्य में कोई सामान जाता है व्यापार के लिए, तो थोड़ा बहुत सरकार को उसके लिए टैक्स भी देना पड़ता है। व्यापारी क्या करते हैं? सरकार को, शासक को टैक्स देते हैं, उसे बोलते हैं चुंगी कर। फिर है वन कर, यानी कि वनों में पशु चराने के लिए, वनों में लकड़ी काटने के लिए या वनों में रहने के लिए भी थोड़ा बहुत कर देना पड़ता था, जिसे वन कर या जंगल कर कहा जाता था। फिर है बिक्री कर, सेल टैक्स। ये वस्तुओं के बिक्री पर लगाया जाता था। ये तो हो गए आमदनी के स्रोत। नेक्स्ट है व्यवसाय व्यय मतलब था खर्चे के स्रोत। इसमें आ जाएगा विश्वविद्यालयों को दान देना। ठीक है, यहाँ खर्चा करते थे। कल्याणकारी कार्य जैसे सड़कें बनवाना, पुल, नहरें, ऐसे उन पर खर्चा करना और कर्मचारियों को
वेतन देना। इन पर बहुत बड़ा खर्चा जो था वो हर्षवर्धन का हो जाता था। उसके बाद है शिक्षा के क्षेत्र में हर्षवर्धन ने क्या योगदान दिया। नंबर 1, उसने मंदिरों और मठों को शिक्षा केंद्र के रूप में स्थापित किया, यानी कि जहाँ मंदिर और मठ थे उनको शिक्षा केंद्र में बदल दिया। उसने नालंदा विश्वविद्यालय को 200 गांव खर्च के लिए दान में दिए। तीसरा, वह अपनी आय का 1/4 भाग विद्वानों को, जो उसकी खुद की आमदनी थी उसका भी वो 1/4 विद्वानों को पुरस्कार के रूप में बांट देता था। उसके बाद है राजा हर्षवर्धन विद्वानों, कला और साहित्य के महान संरक्षक थे। टिप्पणी करें। देखो, हर्षवर्धन ने विद्वानों के लिए अनेक मठ और विहार बनाए। उनके दरबार में बाणभट्ट, दिवाकर, मयूर जैसे महान विद्वान रहते थे। हर्षवर्धन ने स्वयं नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका जैसे महान नाटक लिखे। बाणभट्ट ने कादम्बरी और हर्षचरित की रचना की। जयसेन ने योग शास्त्र, वेदों और ज्योतिष पर लिखा। और इतने विद्वानों को उन्होंने अपने दरबार में संरक्षण दिया, उनके खर्चे उठाए और अब कला को प्रोत्साहन दिया। नेक्स्ट है, हर्ष की विजयों कौन सी थी। मुख्य विजय गौड़ की, पंजाब, कनौज, बंगाल, बिहार की, वल्लभी, कामरूप, नेपाल की। आप किन्हीं 2 का वर्णन करें। आप चाहे तो सारे लिख सकते हैं और चाहे तो आप 2 लिख सकते हैं। गौड़ की विजय, हर्षवर्धन ने भास्कर वर्मन से मिलकर गौड़ के राज्य के शासक शशांक को हराया। फिर 5 प्रदेशों पंजाब, कनौज, बंगाल, बिहार, उड़ीसा पर विजय प्राप्त की। वल्लभी की विजय में आ जाएगा 630 ईस्वी में उन्होंने वल्लभी के शासक ध्रुव सेन को पराजित किया। कामरूप में आ जाएगा, कामरूप के शासक भास्कर वर्मन ने भी उनकी अधीनता स्वीकार कर ली। और नेपाल की विजय में आ जाएगा, नेपाल के शासक अंशु वर्मन ने भी निर्विरोध उनकी अधीनता को स्वीकार कर लिया। नेक्स्ट और लास्ट है, हर्षवर्धन के साम्राज्य की सामाजिक और आर्थिक व्यवस्थाएं कौन सी थी। बेटा, व्यवस्थाओं का मतलब होता है जीवन। सामाजिक जीवन कैसा था, आर्थिक जीवन कैसा था। सामाजिक मीन्स समाज से संबंधित, आर्थिक मतलब अर्थ यानी कि पैसे से संबंधित। सामाजिक की बात करें तो समाज में 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र थे। समाज में अंतरजातीय विवाह मान्य थे। अंतरजातीय मतलब होता है कि अलग अलग जातियों में शादियां हो जाती थी, कोई जरूरी नहीं कि एक ही जाति में शादी होगी। नंबर 3, लोगों का नैतिक जीवन उच्च था, पाप पुण्य का ध्यान रखा जाता था। उसके बाद आर्थिक जीवन की बात करें तो लोगों का प्रमुख व्यवसाय कृषि था। प्रमुख फसलें गेहूं, चावल, सेब व अंगूर थे। उस समय का व्यापार उन्नत था। कनौज प्रमुख व्यापारिक नगर था। उस समय के प्रमुख उद्योग वस्त्र उद्योग और बर्तन उद्योग थे। ठीक है, इसके साथ ही बेटा हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलें। कोई समस्या हो तो निसंकोच कमेंट करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू बेटा।